विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के गया का दौरा किया। गया से पीएम मोदी ने बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने वहां पर गंगा नदी पर बने 6 लेन के ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर बिहार के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनकी डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष एक बार फिर से बिहार को लालटेन युग में धकेल रहा है। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार संसद में बिल लाई है। कानून के दायरे में पीएम से लेकर सीएम सब शामिल हैं। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी, लेकिन जनहित के इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। उन्होंने यहां मेट्रो लाइन के 3 नए रूट का उद्घाटन किया। इसके जरिए कोलकाता एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। ये एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। इसके बाद एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार क्राइम और करप्शन की पहचान बन गई है। बंगाल कह रहा है टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त वाले उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बेघर कुत्तों को स्टरलाइज करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। बेघर कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली एनसीआर के जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ करके शेल्टर होम में डाला जाए। इसको लेकर के बहुत सारी एनजीओज और डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया। आज 3 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश के ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए,
उनका टीकाकरण किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और उनके बाद उनको उसी इलाके के अंदर छोड़ दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इनके फीड करने के लिए निर्धारित जगहों को निर्धारित किया जाना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर कि इनको खाना खिलाया जा सके और कोई भी इस चीज का उल्लंघन करता है, सड़क पर इनको फीड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी डॉग लवर्स आए हैं, एनजीओज आई हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 25,000 रुपए डॉग शेल्टर्स के लिए चुकाइए और जो एनजीओज हैं उनके लिए कहा है कि आप 2 लाख रुपए का फीस जो है इस डॉग शेल्टर्स के लिए दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हाई कोर्ट्स में इससे जुड़े हुए मामले चल रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर ट्रांसफर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करता रहेगा। गाड़ियों को 20 साल से ज्यादा रखना अब और महंगा पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में बढ़ोतरी कर दी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर क्या अपडेट है और कितनी बढ़ोतरी हुई है? जी, सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किया है और अगर आप अब 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं तो आपको पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाइक के लिए 2,000 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये, कार के लिए 10,000 रुपये, अगर आप इंपोर्टेड बाइक है आपके पास तो 20,000 रुपये, इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपये और बाकी सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 12,000 रुपये की जो दरें हैं वो रखी गई हैं, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो बैन है वो लागू है, वो पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन बाकी सभी जगहों में अगर आपको पुरानी गाड़ी रखनी है तो आपको ये नई फीस देनी पड़ेगी। इसमें सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो पुरानी गाड़ी है अपनी वो वॉलंटरी तरीके से स्क्रैप करें। इसके लिए वो रिन्यूअल फीस को बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों, पुरानी गाड़ियों को रखना जो है वो महंगा पड़ जाए और उसके बदले में स्क्रैपेज जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़े लोगों को। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित होने के बाद कंपनियों में अफरा तफरी का माहौल है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत कर दी है, वहीं गेमर्स भी तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी असीम मनचंदा। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित हो चुका है और जल्दी इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर कई सारे कड़े प्रावधान रखे गए हैं। रियल मनी गेम खिलाने वाली कंपनियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर 3 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और बिल में यह भी कहा गया कि उनके सीधे अधिकारियों को ही इसमें दोषी माना जाएगा। तो इसको देखते हुए कंपनियों के बीच में अफरा तफरी मच गई है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत भी कर दी है। खासतौर पर एमपीएल और यूपी ने अपने यहां पर रियल मनी गेम्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। ड्रीम 11 और पोकरबाजी भी अपने यहां पर रियल मनी गेम बंद करने की तैयारी कर रही हैं और बाकी जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां वो भी इसके पूरे तरह से नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें और वो भी कंपनियां भी जल्दी ही अपने यहां पर गेम्स को खिलाना बंद कर देंगी। उसके बाद आपको सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा या सोशल गेम्स खेलने को मिलेगा। रियल मनी वाले कोई भी गेम आपको इसमें खेलने के लिए नहीं मिलेगा। खिलौने बनाने वाले सेक्टर के लिए अब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार की गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव भेजे जाएंगे। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, किस तरह के इंसेंटिव मिलने वाले हैं टॉय इंडस्ट्री को? मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए, टॉय सेक्टर के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम को तैयार किया है। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 13,100 करोड़ रुपए की इंसेंटिव दी जाएगी कंपनियों को जो खिलौना बनाएंगी। और ये इंसेंटिव जो है 2 तरीके से दी जाएंगी। पहला कि कंपनियों का जो टर्नओवर होगा उसके हिसाब से उनका इंसेंटिव तय किया जाए, किसको कितना इंसेंटिव दिया जाना है। दूसरी चीज़ कि कई सारी कंपनियां हैं टॉयज़ बनाने वाली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाती हैं उनको कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार एक छूट देगी इंसेंटिव के तौर पर। इन सब के अलावा बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कोशिश कि कैसे भारत में टॉयज़ को एक कह सकते हैं कि एक हब के तौर पर पूरी दुनिया में बनाया जाए। और यहाँ पे इंपोर्ट पर निर्भरता वैसे ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो इस पोटेंशियल को सरकार ने पहचाना है और यही वजह है कि टॉय सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया था कि हम टॉय सेक्टर के लिए कई सारे कदम उठाने वाले हैं और अब इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। 13,100 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को, इस पर सलाह मशविरा संबंधित मंत्रालय
मंत्रालयों से किया जा रहा है और बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एमफी ने एक बड़ा आयोजन आज मुंबई में किया, जिसमें सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे भी शामिल हुए। सेबी चेयरमैन ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार और निवेशकों के बीच ब्रिज का काम किया है। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। सेबी चेयरमैन ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ सही नहीं, जरूरी भी है। There was a time when the stock market felt like a distant fortress, reserved for the few, the bold, or the privileged. But mutual funds have built a bridge, strong, accessible, and open to all. Today, an investor in a small town with a small SIP can cross that bridge and participate in India's growth story. This is financial democracy in action. This is investor empowerment. Mutual funds are not just financial products. They are enablers of aspiration. They are bridges to opportunity. Therefore, celebrate today as a reaffirmation of our collective mission to make mutual funds not just sahi hai, but zaruri hai. Not just the right choice, but the default choice, depending upon varying risk appetite and financial goals. अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार की 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% फिसल कर बंद हुए, तो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी आज एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। बाजार की और ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इस टाइम पे अगर हम देखें तो 6 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक है वो हमें कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 213 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है और 24,900 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने आज के सत्र में। वहीं बैंक निफ्टी में भी जो कमजोरी है वो परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप में भी जो कमजोरी का सिलसिला है, यानी कि हम समझे भी तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो मेजॉरिटी सेक्टर्स ने आज कमजोरी दिखाई है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नेग्लिजिबल हमें इजाफा देखने को मिला है। मारुति भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल में भी फ्लैट कारोबार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो यहां पे भी फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं कि गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। देखिए, निफ्टी में एशियन पेंट्स में 0.25% की गिरावट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.5%, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि अगर हम समझे तो सीमेंट सेक्टर में आज कमजोरी परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। ABFRL यहां पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। 0.8% की यहां पे मजबूती पूना वाला फिनकॉप में 3.5%, भारतीय हेक्साकॉम 3.5% और SJVN भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ। पावर सेक्टर में आज एक्शन डेफिनेटली देखने को मिला था। लूजिंग स्ट्रीक में बात कर लेते हैं। भारत फॉर्ज की करीबन 3% की कमजोरी, IDBI बैंक करीब 3%, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 0.3% और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी करीबन 0.3% की कमजोरी आज के सत्र में रही है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो बियर्स का जोश है वो वापस आता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह ने मार्केट आउटलुक पर बातचीत की है। इस दौरान ताहिर बादशाह ने बैंकिंग सेक्टर में निवेश पर सलाह दी। टैरिफ का जो मामला है दैट इज स्टिल एक लटकती हुई तलवार है। सो टू दैट एक्सटेंट जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट में आना है स्पेशली फ्रॉम फॉरेनर्स इज गोइंग टू बी हेल्ड बैक। आई थिंक वी नीड सम क्लैरिटी। हालांकि आई वुड लाइक टू थिंक कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट इज क्वाइट मैनेजेबल, इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। बैंकिंग के लिए हम थोड़े बहुत इंक्रीमेंटली पॉजिटिव ही हुए हैं। आज भी ऐसा सेक्टर है जिसमें वैल्यूएशन का बड़ा चैलेंज नहीं है, इट इज रीजनेबली ओके। उसमें एटलीस्ट दैट इज वन पार्ट ऑफ द मार्केट जिसमें आपको वैल्यूएशन का आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो। बाजार की तेजी पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन क्या बुलरन अभी भी दूर है? आज आवाज अड्डा में इसी पर हो रही है चर्चा। बाजार को बुलरन का इंतजार शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।
हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों में आज कमजोरी देखने को मिली। दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर बीमा रेगुलेटर IRDAI कैपिंग लगा सकता है। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं यश जैन। सबसे पहले तो कंपनीज के लिए सर्टेनली एक नेगेटिव खबर, बट पॉलिसी होल्डर्स को ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, जो कि IRDAI के सूत्र है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, वो ये है कि रेगुलेटर एक प्रस्ताव को डिस्कस कर रहा है इस समय, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एक साल में, उस पर एक कैप लग सकता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अप्रूव होता है, तो इसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी एक साल में। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कैप दोनों लेवल पे लग सकता है। पहला, एक पोर्टफोलियो लेवल पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बुक में टोटल एवरेज प्रीमियम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट या पॉलिसी लेवल पे भी, ताकि आप अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए, एक बार तो हेडलाइन के नीचे रह जाए पर आप पॉलिसी में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और कहीं बैलेंस करने के लिए कम कर ले, वो भी नहीं हो। इसलिए उस लूप होल को भी प्लग करने के लिए डिस्कशन रेगुलेटर कर रहा है। इससे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लेवल पे, वहाँ पे ये कैप बेंचमार्क हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन से, यानी कि एक अगर X% मेडिकल इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज वो परसेंट से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक नहीं ले पाएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल प्रीमियम का तकरीबन 40% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। ICICI लोम्बार्ड का 30% आता है, न्यू इंडिया का 50% आता है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का भी तकरीबन 14% हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ये FY25 के नंबर्स है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एज अ पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, और पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर ये प्रपोजल डिस्कस कर रहा है कि किस तरह जो बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसको कंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ाया जाए, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉलिसी होल्डर पे प्रेशर ना डाले। अगस्त में अब तक बाजार पूरी तरह से फ्लैट रहा है, लेकिन इसके बावजूद FIIs का एक्शन भरपूर है। अगस्त में FIIs ने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसकी जानकारी दे रही है कंचन नौटियाल। अगर इस टाइम पे अगस्त का हम डेटा समझे तो टेलीकॉम सेक्टर में जो FIIs का रुझान है वो हमें पॉजिटिव नोट पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में भी जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। टेलीकॉम में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ की FIIs की तरफ से खरीदारी रही है। अगर फिनेंशियल IT सर्विसेज में देखें तो यहाँ पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपके सामने डायरेक्टली टेबल लेके आती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जुलाई के कंपेरिजन में अगस्त के फर्स्ट हाफ में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। देखिए, टेलीकॉम में यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिली थी जुलाई के सेकेंड हाफ में, और यहाँ पे भी हमें खरीदारी ही देखने को मिली। कैपिटल गुड में जो रुझान है नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में रहा है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल्स में भी रुझान जो है यहाँ पे हमें सुधरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सेक्टर्स की तो देखिए, कंज्यूमर सर्विसेज में जो रुझान है हमें एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है, जो कि जुलाई के सेकेंड हाफ में काफी अच्छा खासा बना हुआ था। FMCG में भी जो इनका ट्रेंड है नेगेटिव तरीके से दिखाई दे रहा है। और बाकी की हम बात करें केमिकल्स की तो यहाँ पे भी करीब करीब हमें 2000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर फर्स्ट हाफ में बात करी जाए अगस्त में तो करीबन 13,500 करोड़ की बिकवाली हुई है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा नंबर जो है हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया है। IT, ऑयल एंड गैस में भी जो रुझान है काफी ज्यादा हमें बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम समझे तो सीधा सीधा जो IT और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे रुझान जो है जुलाई के सेकेंड हाफ में भी नेगेटिव था और इस टाइम पे भी नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नोट में जा रहे हैं। जी चलिए, यहाँ पर वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए खबरें कुछ और भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। भारत अगले कुछ सालों में अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में प्लास्टिक एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाएगा। अहमदाबाद में हुए ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में प्लास्टिक एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एसोसिएशन के चेयरमैन अरविंद मेहता से खास बातचीत की।
हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना है और अगर आंकड़ों में देखें तो कितना हम बढ़ाएंगे और सरकार से क्या कोई अपेक्षा है हमारी? अभी हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 12.6 बिलियन है जो यहाँ से वर्ल्ड में, तो दिस कैन गो अप टू 50 बिलियन इंटू 4 जो है हमारे आंकड़े हैं। हमने जो 21 कंट्री का जो स्टडी किया है तो वहाँ पे सब जगह 1% से लेस ही है। वो लोग जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कम है। तो हमने कौन सा कंट्री स्टडी किया है? यूएसए, चाइना, दिस जर्मनी, इटली, फ्रांस, नाइजीरिया, केनिया, मेक्सिको, ऐसे 21 कंट्रीज हमने स्टडी किया है। HSN कोड 9 है। 9 मीन्स 39 चैप्टर प्लस 8 चैप्टर्स जहाँ पे प्लास्टिक जाता है, तो उसका हमने स्टडी किया है। तो अपने पास जो है वो कहीं 0.5 है, 0.1 है, ऐसा करके जो है तो 4 टाइम्स वी कैन डू इजीली। तो रोजगार के मोर्चे पर क्या कोई और बदलाव हो सकता है? रोजगार के एंगल से अभी जस्ट नाउ इट इज़ 4.6 मिलियन टुडे जो भारत में हम जो रोजगार देते हैं वो, बट ये इनकी वजह से डबल हो सकता है। 4.6 इंटू 2 भी हो सकता है जो भी, तो 5 मिलियन समझो 50 लाख से लेके 80 लाख 90 लाख तक रोजगार 100% हो सकता है। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर दिखा है सवाई माधोपुर में, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, और इस बाढ़ में वहां का रेलवे स्टेशन, हाईवे और कई मोहल्ले डूबे दिखाई दिए। इस दौरान सवाई माधोपुर में कुशाली दर्रा नाले में एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में 4 से 5 लोग सवार थे जो पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और एक युवक का शव भी बरामद हुआ है। इधर गुजरात के पोरबंदर से जलभराव की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश से माधोपुर घेड़ इलाके में समुद्र किनारे बना सोमनाथ कोस्टल हाईवे पूरी तरह से डूब गया है। सड़क पर समंदर जैसा नज़ारा है। इतना ही नहीं, पोरबंदर के मायाणी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू में बदल गए हैं। खेतों में नदियों जैसी लहरें उठ रही हैं और मूंगफली, कपास जैसी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आगे आपके लिए मार्केट स्पेशल लेकर आएंगे। नमस्कार।